यस कम इन, आइए गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। मैं आपका डेफ देख रहा था अभी, और इसकी इंफॉर्मेशंस के हिसाब से आप बड़ी डाइवर्सिफाइड एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आपने बायोलॉजी पढ़ा जी सर। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन के अंदर ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा, और जो जॉब कर रहे हैं वो बायोलॉजी बेस्ड जॉब है, ऐसा है। इसकी कोई खास वजह ये सब बदलाव करने की और ग्रेजुएशन उस सब में करने की ह्यूमैनिटी में? सर ग्रेजुएशन मैंने सिविल सेवा में आने के लिए जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम, उसके लिए मैंने ये किया। मेरा पहला उद्देश्य ये था कि मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनूं, इसलिए मैंने 12th के बाद ही जीएनएम किया और उसके बाद तुरंत मैं नौकरी लग गया। फिर मैंने अपने अगले उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो अच्छी सोच है कि आर्थिक रूप से सक्षम बने और फिर आगे बढ़ें। तो अभी जो आप जॉब कर रहे हैं नर्सिंग वाला, वो बड़ा नोबल जॉब है। जी सर। नोबल और चैलेंजिंग दोनों, मैंने दो शब्द काम में लिए। आप इनमें से इस जॉब को ज़्यादा किस तरफ देखते हैं, नोबल है कि चैलेंजिंग है? सर वैसे तो इसमें दोनों तरह की पक्ष है। ये नोबल होने के साथ आजकल चैलेंजिंग भी हो गया है, क्योंकि नई नई बीमारियां आ रही है। और जैसे हम देख रहे हैं कि लोग मानसिक रूप से, जैसे इंटरनेट का बढ़ावा मिला, उससे लोगों का ज़्यादा ध्यान टेक्नोलॉजी की तरफ हो गया है। तो एक अलग तरह की मानसिकता हो गई है लोगों की, जैसे चिड़चिड़ापन, और ज़्यादातर काम वो घर पे बैठ के करते हैं। तो इस तरह से नई नई बीमारियां आ रही है नेक पेन से रिलेटेड। तो चैलेंज तो यही से कि नई बीमारियां आ रही है तो उनको कैसे ठीक करना है, जो व्यवहार के स्तर पर भी है, डाइटरी भी है। और नोबल तो ये एक सेवा का काम है, तो नोबल तो है ही। नोबल तो है ही। आप अभी किस जगह पोस्टेड हैं, मतलब मेन हॉस्पिटल में हैं या कोई डिस्पेंसरी या जो सैटेलाइट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें? सर अभी मेरी पोस्टिंग्स डिस्पेंसरी है, अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है धोलाबाटा, यहीं अजमेर में जी, वहाँ मेरी पोस्टिंग है, जो कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज से अटैच है। अटैच्ड है। तो आपके पास में इमरजेंसी केस आता है, कोई कभी आ सकता है? सर बहुत रेयर केस में आता है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई तो उसे तुरंत फर्स्ट एड के लिए लाया जाता है। तुरंत आता है। मान लो रात को 2 बजे किसी पेशेंट के पेट में दर्द हुआ, और वो कोई फीमेल पेशेंट है, प्रेगनेंसी केस नहीं है, नॉर्मल केस है, और पेट में अचानक से दर्द हुआ, और वो तुरंत दर्द की कंडीशन में उनको लेकर, जो घर पे कुछ नहीं कर पाए, घरेलू इलाज कुछ करने की कोशिश करी पर ठीक नहीं हुआ, और तुरंत आपकी नाइट ड्यूटी थी और आपको वहाँ पर आपके पास लेकर आ गए ना, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे जब आपके पास तुरंत ऐसे किसी पेशेंट को लाया जाएगा? सबसे पहले तो सर उसे रीएश्योर करेंगे, क्योंकि बहुत सी बार घबराहट की वजह से, पैनिक होने की वजह से भी बीमारी बढ़ जाती है। तो सबसे पहला काम तो रीएश्योर करेंगे कि ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो महिला चिकित्सक अगर है जहाँ मैं रहता हूँ उसके नहीं है, आप ही हो, खाली आप ही को मैनेज करना है? जी सर, अगर मुझे मैनेज करना है तो सबसे पहले तो मैं उसे अश्योर करने के साथ साथ जो बेसिक दवाई होती है, जो प्राथमिक उपचार के अंदर काम में ली जाती है, वो उन्हें दूंगा अगर पेट दर्द हो रहा है तो। और उनसे पूछूंगा कि सबसे पहले तो लक्षण पूछूंगा कि किस कारण से है, फूड पॉइजनिंग की वजह से है या दूसरा और कोई कारण है। तो आइडेंटिफाई होने के बाद उसके हिसाब से फिर आगे के लिए उसे रेफ़र करने के करेंगे हम लोग, और ज़रूरत पड़ी तो मैं साथ भी जा सकता हूँ उनके। ओके ओके। और आप करीब 2011 से 12 साल से इस जॉब में हैं, तो आपका कोई एक एक्सपीरियंस बताओगे इस जॉब का जो आपको लगा हो कि आज तो मतलब बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस हो गया, और इतना चैलेंज तो कभी नहीं देखा था और आज तक कभी सोचा भी नहीं था, और इस जॉब में तो हो ही सकता है, तो ऐसा कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है क्या जो चैलेंजिंग भी रहा और थ्रिलिंग भी रहा हो? सर शुरुआती दिनों में मेरी पोस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे थी, जो एक हाईवे के पास में था। तो वहाँ सुबह 4 बजे करीब एक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रोला खड़ा था, उसमें सीधी एक स्लीपर बस थी, वो पूरी टकरा गई। तो उसमें तकरीबन 25 से 30 लोग घायल हुए थे। उनमें से 4 से 5 जने ऐसे थे जो हॉस्पिटल लाते लाते उनकी डेथ हो गई। तो वो एक बड़ा मुझे घटना याद है अभी। वो सबसे चैलेंजिंग रहा। हाँ। अच्छा, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप इमरजेंसी किसी केस को डील कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ ही डील कर रहे हो, और ऑन द टेबल ही डेथ हो गई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? सर ऐसा हुआ है, इसी घटना में हुआ है बहुत। टेबल पे डेथ हो गई? टेबल पे डेथ हो गई, उपचार करते करते डेथ हो गई? हम लोग ड्रिप लगाना शुरू किया और उससे बात कर रहे थे, बात करते करते एकदम सीवियर ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान चली गई। तो वहाँ पर आपके इमोशनल क्या रिएक्शंस होते होंगे, कैसे डील करते हो ऐसे
इलाज जो आदमी दिख रहा था लाइव और तुरंत सेकंड्स के बाद में वो नहीं है, तो क्या रिएक्शंस क्या आते हैं आपके? सर पहला रिएक्शन तो ऑब्वियसली दुख का ही होता है कि उनको बचा नहीं पाए हम लोग, लेकिन जैसा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी वो नहीं बचा, तो ये एक रहता है शुरुआत में थोड़ा सा। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि डॉक्टर्स थोड़ा सा कई बार ऐसे केसेस में, हालांकि पेशेंट और उनके रिलेटिव्स तो इमोशनल होंगे ही, हाई इमोशंस में होंगे, डॉक्टर्स काम रहते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि पेशेंट के जो साइड के लोगों को लगता है कि इमोशनलेस रिएक्शन था डॉक्टर का या स्टाफ का, वो बहुत ज़्यादा एकदम रिएक्शन अच्छा सा नहीं दिख रहा होता, या बड़ा ऐसा जैसा फैमिली का होता है उस तरह से वो लोग ट्रीट नहीं कर रहे होते। डेथ हो गई तो वो तुरंत एकदम छोड़कर और बस ठीक है बाकी का जो प्रक्रिया है वो करो, मतलब डॉक्टर्स का रिएक्शंस बड़ा इमोशनलेस सा नज़र आता है, कई बार ऐसा लगता है। तो उसकी कोई खास वजह है या वो ट्रेनिंग का ही पार्ट है? सर ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक ऐसे ही केस से डील करते करते थोड़ा सा मानवीय संवेदनाओं पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक रूटीन सा बन जाता है। क्योंकि इमरजेंसी में तो डेली के कई केस ऐसे आते हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है लाते लाते, तो उनमें एक मानवीय रूप से धीरे धीरे सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। पर फिर भी कुछ अपवादों में होता है, ज़्यादातर लोग शुरुआत में तो देखते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं बचा पाए, तो दुख होता है, बुरा तो लगता ही है। करंट अफेयर्स के आप टच में रहते हैं, अखबार के, न्यूज़ के? जी सर। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जी सर। क्या कारण है इसके? सर इसका प्रमुख कारण ये है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है, जबकि रूस ऐसा चाहता है कि मेरी बॉर्डर के पास नाटो तक की पहुंच नहीं हो। तो इसे लेकर ही मूल विवाद है सर। तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इसके बारे में नॉलेज है क्या आपको? जी सर, ये 1991 में जब विघटन हुआ था तब रूस अलग बन गया था, बाकी देश भी यूएसएसआर से अलग होकर अलग अलग देश बन गए। कितने थे लगभग वो देश? सॉरी सर, उसकी संख्या मुझे याद नहीं है। और कौन है इसका मेन व्यक्ति जिसने डिसइंटीग्रेशन में मेन रोल अदा किया? सर मिखाइल गोर्बाचोव का नाम? जी सर, जी सर, हाँ। दूसरा है इम्पोर्टेंट आजकल की तारीख में यूसीसी। जी सर। इसका सुना? जी सर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हाँ। ये नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। तो क्या विचार है आपका, लागू होना चाहिए या नहीं? सर अगर एक प्रगतिशील समाज की तरह से देखें तो ये लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन इसे तुरंत लागू करना ठीक नहीं रहेगा। एक कमेटी बनाई जाए और जो भी इसके हितधारक है, जैसे पारसी समुदाय है, ईसाई है, मुस्लिम है, सभी को साथ में लिया जाए और उनके जो ऑब्जेक्शन है उन पे एक सकारात्मक चर्चा हो, उसके बाद ही डिसाइड किया जाना चाहिए। तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? सर फ़ायदे तो ये रहेंगे कि महिलाओं को कुछ अधिकार अधिक मिल जाएंगे, जैसे उत्तराधिकार में उन्हें, पारसी समुदाय में अक्सर ऐसा होता है कि अगर महिला गैर पारसी से विवाह कर लेती है तो उसे संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है, तो वहाँ एक फ़ायदा मिलेगा उत्तराधिकार में। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। और कोई नुकसान है इसका? सर नुकसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जैसे 3 तलाक जैसा मुद्दा हुआ था उसमें भी सरकार ने डिसीजन दे दिया, तो वो भी एक मुद्दा रहा नहीं। नुकसान ये है कि हमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं जहाँ पर बदलाव करना पड़ सकता है, जो लोगों को समझाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। पर्सनल लॉज है सर, उसके लिए जागरूकता लाई जा सकती है। जैसा कि 3 तलाक के मामले में भी ऐसा कहा जा रहा था कि ये ठीक नहीं है, किसी धार्मिक विशेष के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो महिलाओं के लिए एक बेहतरी का कार्य था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में जजमेंट दिया है कि ये होना चाहिए। और मेरा अंतिम क्वेश्चन ये, कर्तव्य पथ का नाम सुना? कर्तव्य पथ सर, ये जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, दिल्ली में है। नाम परिवर्तन किया है ये मोदी सरकार। तो पहले नाम क्या था इसका? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं। राजपथ। राजपथ। तो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है ना? जी सर। तो आपका क्या विचार है, क्यों किया होगा, पहली बात तो ये, और क्या ये सही है? सर मैं इसे ठीक ही मानता हूँ, क्योंकि कर्तव्य पथ एक ड्यूटी सिंबल के रूप में इसका नाम रखा है। राजपथ एक राजशाही का प्रतीक मान सकते हैं, जिसे अब कर्तव्य एक न्यूट्रल, एक उदासीन शब्द कह सकते हैं कि और ये पॉजिटिव शब्द भी है कि सबको अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। ठीक।
आप क्योंकि काफ़ी समय से बायोलॉजी से एसोसिएटेड रहे हैं, जी मैम। तो अभी एक टर्म है जो बहुत यूज़ में लिया जा रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जी मैम। आपको आइडिया है ये क्या है? मैम ये जो एंटीबायोटिक है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के समय दिया जाता है, तो इनका प्रयोग उचित रूप से नहीं किया जा रहा, तो उससे लोगों में रेजिस्टेंस आ रहा है। यानी उनको जैसे एंटीबायोटिक पहले 3 दिन में ठीक हो जाते थे, अब उसके लिए 5 से 7 दिन भी लगते हैं। तो ये उनमें मतलब प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है बैक्टीरियाज में कि वो जो अभी हम एंटीबायोटिक काम में ले रहे हैं उनसे उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत सस्ते दर पे मिल रहे हैं, या लोग ज़्यादा समझदार हो गए, वो अपने हिसाब से दवाइयाँ ले लेते हैं? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। इसमें कानून का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा। जैसे एंटीबायोटिक्स को शेड्यूल H1 ड्रग्स में माना जाता है, जो कि बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जानी चाहिए। तो कुछ केमिस्ट ऐसा करते हैं निजी फ़ायदे के लिए या अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए पेशेंट्स के मांगने पर ही दे देते हैं। तो इसकी वजह से एक चलन बढ़ा है। और कुछ दवाइयाँ जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत भी आई है, तो उसका तर्कपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि मरीज को सामान्य इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम है तो उनमें भी एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, जो कि गलत है। इस बारे में काफ़ी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है और रिपोर्ट भी आई है। मेरा इसी पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये कहती है, और स्पेशली भारत के लिए रिपोर्ट है कि 50% से ऊपर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर लेवल पे हो चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड नहीं हैं। तो आप क्योंकि इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप इस बात से सहमत हैं कि सही में असल में हालात ऐसे हैं कि 50% या उससे ऊपर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं उस जॉब के लिए, या सूटेबल नहीं है उस जॉब के लिए? मैम इसमें मेरा ऐसा मानना है कि जैसे परिस्थितियाँ बदल रही है और हमारी जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो हमें सेवाओं इस तरह के जो ट्रेंड कार्मिक है उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत सी बार बिना नॉर्म्स कंप्लीट किए हुए कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अलाउ कर दिया जाता है। बट हम हेल्थ पे किसी की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्वालिटी में, बाकी जगह चल जाएगा, लेकिन आपका सेक्टर ऐसा है जहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के 0% चांस होने चाहिए, क्योंकि ये किसी की जान की बात है। तो क्या हम कर सकते हैं कि हम बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए, और दूसरी बात, इंडिया में पर पर्सन डॉक्टर जितने अवेलेबल होने चाहिए उसकी बहुत बड़ी कमी है। जी। तो पहली बात तो क्वांटिटी गैप बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात क्वालिटी प्रोफेशन नहीं है। तो क्या बदलाव हम ला सकते हैं, या क्या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप कोशिश कर सकते हैं कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के गैप को भरा जाए? जी मैम, इसके संबंध में अभी जो पहले MCI हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको एक विधेयक के द्वारा विधेयक पास करके उसको नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया गया है। उसने बहुत सारे ऐसे बदलाव किए हैं जिससे गुणवत्ता बढ़ेगी। जैसे MBBS करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 एक एग्जिट टेस्ट कर दिया है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए भी एक टेस्ट कर दिया है, उनको भी ये कंपलसरी करना होगा। जब तक वो पास नहीं होंगे तब तक उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा कि वो प्रैक्टिस कर सके। इसी तरह नर्सिंग के क्षेत्र में भी जैसे अभी तक डिप्लोमा कोर्स किए जाते थे, अब उनको ग्रेजुएशन कोर्स में बदला जा रहा है। नए हर ज़िले में एक नर्सिंग महाविद्यालय खोला जा रहा है, तो इससे गुणवत्ता आगे बढ़ेगी। और इसमें मैं मेरी तरफ से ये कर सकता हूँ कि टाइम बेस एक जैसे कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन होती है कि जॉब में रहते हुए भी आप समय समय पर उनको बीच में प्रशिक्षण दिया जाए, उसी तरह हर टेक्निकल फील्ड, चाहे वो पैरामेडिकल हो चाहे चिकित्सक के क्षेत्र में हो, ये किया जाना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं, उनमें से एक है अटल टिंकरिंग लैब्स, अगर आपने सुना हो। मैम नाम तो सुना है पर मैं इसके बारे में ज़्यादा ओके, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ मेरे क्वेश्चन का। जी मैम। बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का अवगत कराया जाता है, बट बायोलॉजी हमेशा एक हिस्सा रहता है जहाँ लोगों को लोगों को ये नहीं पता ड्रेसिंग कैसे करनी है खुले वुंड को। जी मैम। जो कि बहुत एक बेसिक सिंपल लाइफस्टाइल में एनग्रेव्ड वो चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, कहाँ से, किस लेवल से, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से एक बेसिक नर्सिंग ट्रेनिंग सबको दी जाए क्या? मैम इसके लिए जैसे बेसिक ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिसे हम
प्राथमिक सहायता जो होती है शुरुआत में फर्स्ट एड के लिए, तो वहाँ पर हम सिखा सकते हैं, स्कूली स्तर पर सिखा सकते हैं। विदेशों में तो CPR टेक्निक भी सिखाई जाती है, तो वो भारत में भी शुरू की जाए, ताकि अगर ऐसी परिस्थितियाँ बने तो सामान्य आदमी भी किसी की जान बचा सके। तो ये स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा में हम कर सकते हैं, अलग से कैंप चलाकर बच्चों को सिखा सकते हैं। और कम्युनिटी के अंदर भी जैसे अवेयरनेस डे आयोजित किए जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो इस दौरान भी हम कुछ कुछ जानकारी उनको दे सकते हैं। ओके, बस एक लास्ट मुझे थोड़ी सी वो है कि आपके हिसाब से जो GDP का कंट्रीब्यूशन है हेल्थ पे अब जो अभी जो भारत में है, आपको कम लगता है, सफिशिएंट लगता है, या क्या स्कोप है? मैम अभी तो मुझे कम लगता है, जैसा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में भी कहा है कि 2.4% होना चाहिए, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी ने भी कहा है कि बढ़ना चाहिए। तो अभी हालांकि राज्य अपने स्तर पर अच्छा कर रहा है, 7.4% है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर देखें तो थोड़ा कम है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी एक सवाल है कि शादीशुदा आदमी का जीवन, गृहस्थ जीवन, और उस जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को साथ में निभाते हुए आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके? जी सर, एक बेटी है। एक बेटी है, तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो पत्नी, बेटी, परिवार सबकी जिम्मेदारी रखते हुए आप किस तरह से, और अपनी जॉब भी जो भी चैलेंजिंग और नोबल बहुत सारा काम है, कैसे पढ़ाई के लिए समय निकाल पाए, कैसे मैनेज किया? सर इसके लिए मैं जैसे ड्यूटी आवर्स के अलावा जो टाइम बचता था उसको मैनेज करता था, और इसमें मेरी पत्नी ने और मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे समय दिया जाता था अलग से। और जैसे मैं अगर जॉब के दौरान शिफ्ट ड्यूटी होती थी तो फिर जो मेरी फ्री टाइम होता था उस पर मैं तैयारी किया करता था, और बीच में मैंने छुट्टियां भी ली एग्ज़ाम से पहले, तो ये मैनेज हो गया। ओके, आपकी पत्नी हाउसवाइफ हैं या फिर वो भी जॉब करती हैं? सर वो भी जॉब करती हैं, वो भी एज ए नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर ही हैं वो भी? जी, तो उनकी ड्यूटी भी बहुत चैलेंजिंग होगी, उनकी भी शिफ्ट वाली जॉब्स होंगी? जी जी सर। तो फिर दोनों जन मिलकर आप कैसे अपनी बेटी का ख्याल रख पाते हो दोनों जने, और पढ़ाई भी आपने साथ साथ की, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होगा। लेकिन सर अगर आपस में सहयोग रहे और परिवार का साथ मिले तो। आपने कैसे किया? सर मैं जैसे कि ड्यूटी के बाद में मैं तैयारी किया करता था, लेट नाइट पढ़ लिया करता था, उसके अलावा मैंने छुट्टियां भी ली। ओके, इस तरह से मैनेज कर लिया, और घर को भी मैनेज कर लिया, जी बेटी को भी मैनेज कर लिया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस, कम इन। बैठिए। कैसा लग रहा है? सर पहले से ठीक लग रहा है, पर आप ही बताइए सर। कहाँ मैं बताऊं? कहाँ कमी रही? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कोई वजह ऐसी लग नहीं रही कि आपको सेलेक्ट नहीं किया जाए या आपको नंबर ना मिले। अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो आपको 75 नंबर दे दूँगा, अगर मैं ही बैठा हूँ बीच में। 100 में से 75 नंबर दे दूँगा, जो आपके हिसाब से मेरे को लगता है। आप खुश हो गए 75 पे, या ज़्यादा दिया जाए? ठीक है सर, 75 ठीक है, संतुष्ट हो? 78 ना कर दें? पिछले टॉपर के 77 थे, लास्ट अटेम्प्ट के टॉपर के, तो फिर आप 2 नंबर ज़्यादा बढ़ाएं। तो 80 भी मिल सकते हैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप विच कॉन्फिडेंस यू हैव, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है आप। रिस्पॉन्स आपका बहुत बढ़िया है, फैक्ट्स अच्छी पकड़ है आपकी, फैक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से जवाब दिया। राजपथ बहुत कॉमन था, मुझे उम्मीद थी कि आप बता दोगे, मतलब मैं ये सोच रहा था कि आप बता ही दोगे राजपथ, शायद सोचकर थोड़ा सा टाइम लेता तो हाँ बता देते हैं। और मुझे लगता है आपको पता होगा, शायद अभी कुछ एंग्जाइटी में निकल गया दिमाग से ना, पता तो होगा आपको, क्योंकि आपने जो फॉलो अप क्वेश्चन का जवाब दिया, काउंटर पे आपने जो कर्तव्य पथ को अच्छे से डिफेंड किया, वो बहुत अच्छा था। मैम के रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया दिया आपने। आपका मतलब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, चाहे गवर्नमेंट के बजट के परसेंटेज, उनको रेफर कर कर आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। अपने जॉब को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत बढ़िया आपने फर्स्ट एड और वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से बताई कि कैसे आप एकदम रिएक्शन करोगे, कैसे आप इमोशनल बैलेंस करते हो, बहुत बढ़िया था वो। शर्ट यही वाली पहनने वाले हो? सर दूसरी पहनोगे? कौन से कलर की पहनने वाले हो? इसी से मिलता है, जो तो लाइट कलर ही है सर। लाइट कलर है। ये शर्ट में मुझे बस एक प्रॉब्लम लग रही है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट है ना, इसमें वो ब्रीफ्स नजर आते हैं अंदर से। क्या है कि बन के आई नहीं, अभी दिया हुआ है ऑर्डर। अच्छा, दिया हुआ है ऑर्डर आपने, ठीक है। तो वो उसको बस ये चेक करना कि कपड़ा हल्का ना हो, हाँ वो इससे ट्रांसपेरेंट ना लगे, इसका इससे थोड़ा सा हाँ बस थोड़ा सा वही है। हैंड प्लेसमेंट थोड़ा सा ऐसे मतलब सीधा रख लो हाथ को,
एक बार, हाँ ठीक है, हैंड प्लेसमेंट वैसे दिखेगा नहीं वहाँ पर, यहाँ अभी टेबल नहीं है, वहाँ पर जनरली कई बार टेबल रहती है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, इसलिए स्ट्रेस आ जाता है थोड़ा हाँ, वैसे बिल्कुल यूँ बैठे रहने ठीक में, बात है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये भी ठीक है, वैसे दिखेगा ही नहीं क्योंकि टेबल रहेगी एक आगे, जनरली वहाँ पर एक टेबल रहती है, तो वो टेबल बीच में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाथ टेबल के नीचे ही रखना, टेबल पे मत रखना बस, है ना, तो पता ही नहीं चलेगा किसी को कि आपका हैंड कहाँ पर जा रहा है। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, ड्रेसिंग आपका बिल्कुल परफेक्ट है, स्पेक्स आपने चेंज करा है लास्ट टाइम से, बहुत बढ़िया है, स्पेक्स भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऑफिसर ही लग रहे हो आप। अब यही देखना है कि आप कौन से पोस्ट पर जाकर सेटल होते हो। मेरी तरफ से तो इंटरव्यू में आप फर्स्ट रैंक पर हो, इतना ही नंबर दूंगा जितना पिछले टॉपर को मिला होगा, मतलब 77 अगर पिछले टॉपर को था तो मैं आपको 80 दे दूंगा। अब आपके मेंस के मार्क्स, मेंस कैसा गया था? मेंस ठीक रहा था, पिछली बार से अच्छा था, पिछली बार से फ़ायदा था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप टॉप सर्विस में सेलेक्ट हो जाओगे, और आपके ऊपर उम्मीदें टिकी है अजमेर की भी, क्योंकि अजमेर का वो खोया विश्वास आप ही लौटाओगे कि अजमेर में आरएस की संपूर्ण तैयारी हो सकती है ना। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपको, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।